हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, कई बच्चों ने कमेंट किए हुए थे कि आप हमें फर्स्ट पेपर भी पढ़ाइए यूजीसी नेट के लिए। तो इसमें मैं आपको आज शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति जो है ये पोर्शन कराने वाली हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये बुक है जो मैं आपको करा रही हूँ इस टाइम फर्स्ट पेपर के लिए। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं या इस जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको प्रत्येक डे मैं आपको इसकी एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। बुक बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है, देखिए यहाँ पर जिन जो है टॉपिक है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के जितने भी जो है इसके टॉपिक हैं, शिक्षण इसकी प्रकृति है, शिक्षण है प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियाँ, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो है, ये इतना पोर्शन है। ये इतना पोर्शन जो है ये इस पोर्शन को पूरा कवर किया गया है। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आई होप आप शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति है इसमें से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सूची दी गई है और आपने देखा है कि मिलान के तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार। जो पिछला पेपर हुआ है जून का नेट का, उसमें मिलान के भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। देख लेते हैं। यहाँ पर आयोग समिति दी गई है और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसका मिलान कैसे होगा और कौन सा मिलान इसका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है इसका टाइम है 1948-1949। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो अध्यक्ष यहाँ पर जो दिया गया है, जो अध्यक्ष दिए गए हैं उनमें से कौन सा इसका अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो है एस राधाकृष्ण जो है इनके अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला देखिए, संस्कृत आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन रहेंगे। तो इनके रहेंगे अध्यक्ष सुनीति कुमार चटर्जी इनके जो हैं अध्यक्ष रहेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बताए मैंने आपको एस राधाकृष्ण। अब देख लेते हैं शिक्षा आयोग 1964 और 66 जो है इसका टाइम दिया गया है। शिक्षा आयोग का देख लेते हैं, तो इनका रहेगा DS कोठारी। अब देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा संबंधी समिति, तो इनके रहेंगे अध्यक्ष KL श्रीमाली। आप अच्छे से इसको याद कर लें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, स्वयं प्रभा चैनल 11 की सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषय से संबंध सामग्री निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए यहाँ पर इग्नू नई दिल्ली, यहाँ पर इग्नू जो स्वयं प्रभा चैनल 11 की विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान और मानविकी जो है वो इग्नू नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन सा विद्वान व्याकरण परंपरा का प्रस्तावक था। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा भर्तृहरि व्याकरण परंपरा का प्रस्तावक जो है वो भारतीय विद्वान भर्तृहरि हो जाएंगे, भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 15 जिसका कथ्य क्षमत निर्माण और अध्यापक शिक्षा है कि विषय वस्तु नामांकित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इग्नू नई दिल्ली। यहाँ पर जो ये बुक है इसमें आपको ये 16 बुक है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर भी साथ के साथ और डिटेलिंग में दिए गए हैं। तो इसलिए इसकी एक खास बात है कि आपको डिटेलिंग में भी यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। जैसे इसका आंसर दिया गया है, स्वयं प्रभा चैनल जो 15 है जिसका कथ्य क्षमत निर्माण और अध्यापक शिक्षा है कि विषय वस्तु इग्नू नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न भी यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। लेखक दिए गए हैं और पुस्तकें दिए गई हैं। तो इनको देख लेते हैं, कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्मगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने लिखी है ब्रह्म स्फोट सिद्धांत जो है इनके द्वारा लिखा गया है। वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है व्रत संहिता जो है वो वराह मिहिर की बहुत ही फेमस बुक है। पता नहीं कितनी बार ये नेट में आई भी हुई है। भास्कराचार्य जो है इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है। तो लीलावती इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं भरत मुनि की फेमस जो है नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है ये भरत मुनि का है, जो बहुत बार यूजीसी नेट जो विजुअल आर्ट के पेपर में भी रिपीट होता ही रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को एक प्रोजेक्ट देता है।
जिसमें वे वास्तविक समय में पौधों की वृद्धि पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की जांच करने के लिए एक प्रयोग डिजाइन और संचालित करते हैं। यह मूल्यांकन किसका उदाहरण है? यह मूल्यांकन जो है वो किसका उदाहरण है? तो देख लेते हैं, ये मूल्यांकन जो है प्रामाणिक मूल्यांकन कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका छात्रों को कक्षा में आने से पहले घर पर देखने के लिए एक वीडियो व्याख्यान देती है। अगले दिन कक्षा में वह छात्रों को हाथों से प्रयोगात्मक गतिविधियों में शामिल करती है। इस स्थिति में उसने यानी कि जो टीचर है कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? शिक्षक ने इस स्थिति में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? तो यह है फ्लिप्ड कक्षा। फ्लिप्ड कक्षा, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक शिक्षिका छात्रों को कक्षा में आने से पहले घर पर वीडियो देखने के लिए जो है व्याख्यान देती है, जो वीडियो में है। अगले दिन कक्षा में वह छात्रों को प्रयोगात्मक गतिविधियां यानी कि वहाँ पर उन्हें जो है अपने सामने उन जो व्याख्यान था वीडियो को देखकर वही प्रक्रिया करने के लिए बोलती है। इस स्थिति में वह फ्लिप्ड कक्षा जो है दृष्टिकोण का प्रयोग करती है। फ्लिप्ड कक्षा एक निर्देशात्मक उपागम होता है। यह उपागम अधिक व्यक्तिगत अधिगम के अनुभवों और अनुमति देता है, क्योंकि छात्र सामग्री के साथ अपनी गति से जुड़ सकते हैं और आवश्यकता अनुसार कठिन अवधारणाओं पर भी फिर से विचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की परियोजना पद्धति सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये की गई थी जॉन डेवी के द्वारा। प्रोजेक्ट विधि एक शिक्षण विधि है। किसी विशिष्ट परियोजना को पूर्ण करने के लिए साथियों के बीच सहयोग और सहकारिता के माध्यम से सक्रिय जीवन पर जोर देती है। यह विचार पर आधारित होती है। छात्र अपने स्वयं के अनुभव के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं और यह प्रोजेक्ट विधि छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान विकसित करने में मदद कर सकती है। जॉन डेवी हैं को प्रोजेक्ट विधि की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है तथा किलपेट्रिक ने इसे लोकप्रिय बनाया। यदि लोकप्रिय बनाने के बारे में पूछ लिया जाए तो किलपेट्रिक ने इसे लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं एक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा। स्वयं जो है वो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को मुफ्त एवं सुलभ शिक्षा प्रदान करना। इस पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में ये सुविधाएं हैं। कौन कौन सी सुविधाएं हैं आप देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर है, डाउनलोड एवं प्रिंट हेतु तैयार की गई रीडिंग मटेरियल है। यहाँ पर टेस्ट और क्विज के जरिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। शंकाओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन डिस्कशन भी यहाँ पर होता है। तो यदि आप यहाँ से कुछ देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। स्वयं लिखेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मिलान के लिए दिया गया है भरत मुनि अभी ऊपर आया भी था ये क्वेश्चन। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि का है। यहाँ पर पतंजलि जो है वो माँ भाष्य जी का है। वाग्भट जो है ये रहेगा अष्टांग संग्रह और ब्रह्मगुप्त ये अभी आया था क्वेश्चन, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शिक्षार्थी के सुविचारित अभ्यास में नहीं है? यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं उनमें से देखना है कि कौन सा सुविचारित अभ्यास में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो है पढ़ लेते हैं, यह कार्य पर्याप्त आसान अथवा बहुत कठिन है। शिक्षार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में सूचनात्मक फीडबैक दिया गया है। शिक्षार्थी के पास कार्य को दोहराने के पर्याप्त अवसर हैं। शिक्षार्थी के पास अपनी त्रुटियों को दुरुस्त करने के अवसर हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ए ऑप्शन है वो जो है अभ्यास में नहीं आता है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित पहलू शिक्षार्थियों के सुचारित अभ्यास के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? शिक्षार्थियों के पास अपनी त्रुटियों को दुरुस्त करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षार्थियों के पास अपने कार्य को दोहराने के पर्याप्त अवसर होते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी को उसके कार्य निष्पादन के बारे में सूचनात्मक फीडबैक पहले से ही दिया गया है। तो ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो है सुचारित अभ्यास के राइट पहलू हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नई शिक्षा नीति जो 2020 में सभी शिक्षार्थियों के निम्नलिखित बनाने की परिकल्पना की गई। शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, यानी कि जिसे नैप भी बोलते हैं, नैप बोलते हैं जिसको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर देखिए जो है वास्तविक जो वैश्विक नागरिक है, ये नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षार्थियों के एक परिकल्पना बनाने के लिए जो वास्तविक वैश्विक नागरिक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को अनुमोदित की गई। यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है
कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को ये अनुमोदित की गई, अप्रूव की गई नई शिक्षा नीति जो 2020 में सभी शिक्षार्थियों को वास्तविक वैश्विक नागरिक बनाने की परिकल्पना की गई है। वैश्विक नागरिकता, वैश्विक शिक्षा एक उत्पाद है जो सभी उम्र के शिक्षार्थियों को सक्रिय वैश्विक भूमिका निभाने, अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित समाज बनाने के लिए सशक्त करता है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नई शिक्षा नीति जो है 2020 की जो घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो विकास मंत्रालय का नाम बदलकर इन्होंने शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान के लिए दिया गया है। यहाँ पर लेखक दिए गए हैं और प्राचीन जो है पाठ इनके द्वारा लिखे गए हैं वो दिया गया है। यहाँ पर देखिए गौतम जो है वो न्याय सूत्र इन्होंने लिखा है। पतंजलि का क्या रहेगा, पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया है। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र और कणद ने लिखा है वैशेषिक सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम में एक अध्यापक छात्रों के लिए साप्ताहिक पाठन, प्रश्नोत्तरियां और चर्चाओं से संबंधित फॉर्म यानी कि मंच आयोजित करना चाहता है। इन गतिविधियों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो है प्लेटफॉर्म दिए गए हैं स्कूलोजी, जूम मीटिंग होती है एक, जूम, मूडल, ब्लैक बोर्ड लैंड और कैनवास। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो उपयुक्त माध्यम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्कूलोजी, ब्लैक बोर्ड लर्न, कैनवास और मूडल, ये यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जो मतलब प्लेटफॉर्म होता है सर्वाधिक उपयुक्त, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, वो स्कूलोजी, ब्लैक बोर्ड लर्न, कैनवास और मूडल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा परिषद भारत में निम्नलिखित में से किस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयत्न किया है। तो ये क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी। भारत में शिक्षा परिषद ने एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का पहला प्रयास बंगाल प्रेसिडेंसी ने किया था। भारत में पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय था जो 1857 में स्थापित किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी ने शिक्षा के विकास में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर और डेविड हेयर जैसे कई विद्वानों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक चाहता है कि उसके शिक्षार्थी पूर्व में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखें और वीडियो में सन्निहित प्रश्नों के उत्तर दें। इस प्रयोजन के लिए कौन सा उपकरण टूल सर्वाधिक उपयुक्त होगा। एड पजल जो है वो इसमें जो है सर्वाधिक उपयुक्त टूल रहेगा। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी जो है पूर्व में रिकॉर्ड किए गए वीडियोस यानी कि जो रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं वो देखें और वीडियो में सन्निहित प्रश्नों के उत्तर। इस प्रयोजन के लिए एड पजल उपकरण जो होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन, शिक्षक एक विशिष्ट विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को व्याख्यान संबंधी पूर्व में रिकॉर्ड किए गए वीडियो पहले घर पर देखने के लिए देते हैं और इसके बाद कक्षा में चर्चाओं तथा समस्या समाधान गतिविधियों में सम्मिलित करता है। यह किसका एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा पलटी कक्षा यानी कि फ्लिप्ड क्लासरूम हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दी गई है वो देख लेते हैं। शिक्षक एक विशिष्ट विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को जो व्याख्यान संबंधी पूर्व रिकॉर्ड दिए गए वीडियो पहले घर देखने के लिए बोलते हैं और उसके बाद कक्षा में चर्चाओं के समस्या समाधान गतिविधियां सम्मिलित करता है। यह पलटी कक्षा यानी कि फ्लिप्ड क्लासरूम कहलाता है। यानी कि पहले उनको जो पूरा रिकॉर्डेड जो क्लास है वो दे दी जाती है और फिर उस पर वे चर्चा करते हैं कि किस विषय में आपने क्या सीखा और इसमें आपके क्या विचार है। अपने विचार भी उनको बताते हैं और जो उन्होंने उस वीडियो को देखकर जो ज्ञान एकत्रित किया है, अर्जित किया है, तो उसके बारे में उनका अनुभव भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयंप्रभा चैनल 16 की विषय वस्तु जिसका मूल विषय थीम कौशल और व्यावसायिक शिक्षा है निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये भी इग्नू दिल्ली के द्वारा ही कराया जाता है। इग्नू दिल्ली द्वारा स्वयंप्रभा चैनल 16 की विषय वस्तु जिसका मूल विषय थीम कौशल और व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। स्वयंप्रभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है जो शैक्षिक उद्देश्य के लिए 34 डायरेक्ट टू होम 34 डायरेक्ट टू होम DTH चैनल उपलब्ध कराती है।
यहाँ पर देखिए मिलान के लिए दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने पहल की थी तकनीकी शिक्षा की। एनी बिसेंट जो है उन्होंने नैतिक शिक्षा की जो है पहल की थी। लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा में सुधार और नियंत्रण की पहल की थी। और लॉर्ड जो ऑकलैंड है उन्होंने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया था। लॉर्ड डलहौजी तकनीकी शिक्षा, एनी बेसेंट नैतिक शिक्षा की पहल करने वाले, लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने उच्च शिक्षा में सुधार और नियंत्रण की पहल की, और लॉर्ड ऑकलैंड है इन्होंने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद 1976 की अनुशंसाएं थी, तो यहाँ पर कौन कौन सी थी यहाँ पर देख लीजिए। शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या को सीमित करना, या विश्वविद्यालयों द्वारा सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के लिए अल्पकालिक पाठ्य चर्चा को मान्यता दी जानी चाहिए, या सेवारत शिक्षकों के लिए प्रचार पाठ्यक्रम से परिहार, टेलीविजन, फिल्मों और अन्य ऐसे प्रौद्योगिकी और सहायक उपकरण का उपयोग, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए विस्तार सेवाओं के नेटवर्क का निर्माण करना। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ सही हो जाएगा विश्वविद्यालयों द्वारा सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के लिए अल्पकालिक पाठ्य चर्चा को मान्यता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा टेलीविज़न, फिल्मों और अन्य ऐसी प्रौद्योगिकी के सहायक उपकरणों का उपयोग करना। और सेवारत जो शिक्षक हैं उनके लिए विस्तार सेवाओं के नेटवर्क का निर्माण करना। ये जो है तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रघुनाथ, रघुनंदन और श्री चैतन्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों के नाम निम्न में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय से जुड़े हैं? तो ये विक्रमशिला जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। रघुनाथ, रघुनंदन, श्री चैतन्य जी जैसे प्रसिद्ध विद्वानों के नाम जो है वो प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है, जिसे पाल वंश के शासकों ने बनवाया था। ये भी आपको याद रखना है कि किन वंश के शासकों ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था, तो ये पाल वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मूल्य आधारित शिक्षा में कौन से सार्वभौमिक मानव मूल्य सम्मिलित होने चाहिए? तो यहाँ पर देखिए जो है अलगाव, अहिंसा, शांति, धर्मपरायण आचार और अपराध या दंड दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा आपका अहिंसा होना चाहिए, शांति भी होनी चाहिए और धर्मपराय आचरण, ये तीनों होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के शून्य हस्तांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए जितने भी दिए गए हैं आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें जो आंसर है वो है बढ़ीगिरी में प्राप्त कौशल का प्रयोग चित्रकला में सुधार करने के लिए करना। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी सूची दी गई है। स्वयं प्रभा DDH चैनल संख्या दी गई है और चैनल के नाम दिए गए हैं, तो ये हमें यहाँ पर मैच करने हैं कि कौन सा चैनल जो है वो किस नाम से है। चैनल जो 5 है उनका जो है चैनल का नाम प्रबंधन है। चैनल जो 6 है, चैनल 6 ये हो जाएगा विधिक। चैनल 7 है वो कौटिल्य हो जाएंगे, और जो चैनल 8 है उसका नाम हो जाएगा आर्यभट्ट। ये सही मिलान है। स्टूडेंट आज की क्लास में हम 25 ही क्वेश्चन कवर करेंगे। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन जो है बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे। और स्टूडेंट जो है हमारी शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के ये 25 क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। आज आप 25 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस चैनल पर मैं आपको UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके टॉपिक वाइज सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कराऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, इसको हम 1 हफ्ते के अंदर ही कवर कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही विस्तृत है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कितने क्वेश्चन है इसके। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कुल 25 क्वेश्चन कराए हैं, और यहाँ पर देखिए इस टॉपिक के पूरे 516 क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी, यानी कि आपके डेली अगर मैं 100 क्वेश्चन भी कराऊंगी तो ये जल्दी ही कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊँ, आगे आपको इसको पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी जाएगी, और आपको इसके सारे कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पर देखिए इसके बाद में फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है ICT हमारा
जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके भी इतने ही क्वेश्चन हैं, सभी जितने भी टॉपिक हैं यूजीसी नेट के बहुत ही अच्छे से कवर कराए गए हैं इस बुक में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक को पूरा कराऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर कंटिन्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझे कहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट लाइए तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, प्लेलिस्ट इसकी मैं बना दूंगी और जो है डेली इसकी एक क्लास आपको मिल जाया करेगी। तो स्टूडेंट अपना रिवीजन करते रहें और जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।